ये है तीसरा पार्ट जिसमें कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो पिंड कमेंट में आपको उन दोनों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में, और आज यानी कि तीसरे पार्ट में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल दिए हैं, जैसे कि हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस इसमें आते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज सबसे पहले हमें पढ़ना है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस होते रहता है, चाहे उसके स्टेट में चेंज हो, चाहे उसके अपीयरेंस में चेंज हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहता है। इन सभी चेंजेस को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 8 में भी जरूर पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज का क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है, और फिर पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस कन्वर्जन के बावजूद भी उसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O ही रहता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन अगर आप एक पेपर को जलाइएगा तो पेपर जलने के बाद राख बन जाता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। एग्जाम्पल्स के थ्रू तो हम लोग समझ लिए, लेकिन हमें डेफिनेशन के थ्रू भी समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें डेफिनेशन ही लिखना है। तो फिजिकल चेंज को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस और स्टेट विदाउट अल्टरिंग द केमिकल कंपोजिशन। मतलब अगर चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है किसी वस्तु में, किसी सब्सटेंस में, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब शुरू में अगर H2O था तो चेंज होने के बाद भी H2O ही रहा उसका केमिकल कंपोजिशन। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल के लिए आइस का भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही होता है, और अगर आप इसको पिघला के वाटर बना दीजिएगा तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा। आइस और वाटर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। तो ये जो चेंज हुआ इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। फिर केमिकल चेंज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल चेंज होता है ना तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम पेपर बर्न वाला एग्जांपल बताएं, अगर आप पेपर को जलाइएगा, पेपर जलने के बाद राख बनता है, ठीक है, और राख क्या है, एक नया सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी पेपर से, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के भी, जैसे कि आइस मेल्ट होता है, वाटर को फ्रीज करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पेपर को हम लोग फाड़ते हैं, तो उससे जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। ये सब हो गए आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। उसी तरह केमिकल चेंज का क्या क्या एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, खाना जब पच जाता है, तब भी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। जब फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बात करें एनर्जी चेंजेस की, तो जब भी फिजिकल चेंज होता है ना तो सब्सटेंस के एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ना एनर्जी बढ़ता है उसका और ना ही एनर्जी घटता है, एक्सेप्ट जब आप मेल्टिंग या बॉइलिंग करते हैं तब थोड़ा सा अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अदरवाइज जब भी फिजिकल चेंज होता है ना तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट, ना तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन केमिकल चेंज जब भी होता है ना तब आपको या तो एनर्जी मिलेगा या तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हम पेपर जलाते हैं तो केमिकल चेंज है, और पेपर के जलने के बाद हमें हीट एनर्जी मिलता है और लाइट एनर्जी मिलता है। और बात करें रिवर्सिबिलिटी की, तो फिजिकल चेंज अक्सर रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर सब्सटेंस का फिजिकल चेंज हुआ तो उसको वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं तो वापस से उसको जमा कर आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि अगर आप पेपर को फाड़ दीजिएगा तो वो भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन उसको वापस से जोड़ा नहीं जा सकता है पहले की तरह। और जब केमिकल चेंज होता है तो वो जनरली इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आप पेपर को जला दीजिएगा, लकड़ी को जला दीजिएगा, तो वापस से उस राख से लकड़ी बनाना इम्पॉसिबल है।
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। सबसे पहला कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? जब पेड़ों को काटा जाता है तो कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, वही पेड़ का पेड़ ही रहता है, बस वो कट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। जब एक पैन में बटर को डालकर हम लोग गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, तो इसको हम लोग किस तरह का चेंज कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर पिघलने के बाद भी आखिरकार वो बटर ही है ना, किसी नए सब्सटेंस का तो यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। एक और चीज़ कि अगर आप इसको ठंडा कर दीजिएगा तो वापस से वो जमकर सॉलिड बन जाएगा, तो इसीलिए भी हम लोग इसको फिजिकल चेंज ही कहेंगे। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जब अलमीरा में जंग लगता है, अलमीरा लोहा का जनरली बना होता है, उसमें जब जंग लग जाता है तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आयरन यानी कि फेरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है और उसी को जंग कहते हैं, जो कि एक नया सब्सटेंस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर को गर्म करके अगर आप स्टीम बना देते हैं तो ये कैसा चेंज है? ये भी फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि वाटर पहले भी H2O था, अभी भी स्टीम बनने के बाद भी H2O ही है, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है ऐसे में, इसीलिए इसको भी हम लोग फिजिकल चेंज ही कहेंगे। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। पानी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो पानी क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। पहले क्या था? H2O था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है। पहले था H2O, अब हो गया H2 अलग और O2 अलग। अंतिम वाला दो आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जब हम लोग सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं तो ये किस तरह का चेंज है? और दूसरा है मेकिंग अ फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स। जब हम लोग सैलड बनाते हैं फ्रूट को काट काट कर, तो वो किस तरह का चेंज है? अब अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले इस वाले फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मैटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको कि मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर केवल सॉल्यूशन आता है, जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर कोलॉइड और सस्पेंशन आता है। अब हमें प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड्स के टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसके टाइप्स के बारे में नहीं जानना है हमें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अच्छे से डिस्कस किया था, पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करना है। दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट के तीन टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है इसको देख लेते हैं। एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलिमेंट मैटर का वो रूप होता है जिसको और छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है। वो ऑलरेडी इतना छोटा होता है कि आप उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एक तरह का एलिमेंट ही है। एलिमेंट्स को नॉर्मली तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला कैटेगरी है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। अभी हम लोग इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिमेंट्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड एक एलिमेंट है, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना वो केवल गोल्ड एटम से ही मिलकर बना होता है। सिल्वर भी एक एलिमेंट ही है, क्योंकि वो केवल सिल्वर एटम से मिलकर बना होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वाटर भी एक एलिमेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब इसमें दो तरह का एटम हमें दिखाई दे रहा है।
एक हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है। ये दो तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए वाटर को H2O को एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है। एलिमेंट का पहला टाइप है मेटल। मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि वो मेटल है या नहीं। सबसे पहला लस्टर। जो मेटल होते हैं ना वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। अक्सर ये सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब मेटल के टुकड़े को खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है। और मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब मेटल के टुकड़े को पीट पीट कर एक बहुत लंबा चौड़ा शीट बनाया जा सकता है। मेटल सोनरस भी होते हैं, मतलब उस पर हिट करने पर हमें एक रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। मेटल्स के कई एग्जांपल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ये सभी एक तरह के मेटल ही हैं। मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो जो थर्मोमीटर में भरा रहता है ना लिक्विड, जिसके उठने से हम लोग थर्मोमीटर का रीडिंग देख पाते हैं, वो लिक्विड मरकरी होता है और मरकरी एक तरह का मेटल है। एलिमेंट्स का दूसरा टाइप है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? सबसे पहला है डिस्प्ले ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स के कई सारे कलर्स होते हैं। मेटल्स के जनरली दो ही कलर थे, लेकिन नॉन मेटल्स के कई सारे कलर हो सकते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स के थ्रू अच्छे से पास नहीं कर सकती है। ये ना तो लस्ट्रस होता है, ना सॉन्डरस होता है, ना ही मेलेबल होता है, मतलब ना तो इसमें चमक होती है, ना तो इसमें हिट करने पर रिंगिंग का आवाज़ सुनाई देता है, और ना ही इसको पीट पीट के आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये डक्टाइल भी नहीं होता है, मतलब आप इसको खींच कर एक लंबे तार में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। तीसरे टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं ना वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। मतलब मेटलॉइड्स ना तो ठीक से मेटल होते हैं, ना ही ठीक से नॉन मेटल होते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलिमेंट्स के बारे में जो कि आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला कि अभी तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। टू बी एग्जैक्ट 118 या शायद 119 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है। एक बार आप सर्च कीजिएगा 118 है कि 19 है और कमेंट में बताइएगा। इन एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, मतलब हमारे नेचर में एज इट इज़ पाए जाते हैं, जबकि बाकी के एलिमेंट्स मैन मेड है, उनको लैब में बनाया जाता है। अधिकतर एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर अगर आप रखिएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है ना हम लोग का रूम का, उस टेम्परेचर पर अगर आप उसको रखिएगा तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन। वहीं गैलियम और सीजियम 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आप सॉलिड गैलियम या सीजियम को अपने हाथों पर भी रखिएगा ना तो आपकी हाथों की गर्मी से ही वो पिघल जाएगा। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है। पीरियोडिक टेबल में से किसी को भी आप उठाकर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एलिमेंट्स के 3 टाइप हमने पढ़े, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। प्योर सब्सटेंस के पहले टाइप एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्स के सभी टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? चलिए इसको इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी मात्रा में नहीं उनको मिलाना है, एक फिक्स्ड रेशियो में उनको मिलाना है और उनके बीच केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तब जाकर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक कंपाउंड है। इसमें कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है।
इन दोनों के बीच का रेशियो फिक्स्ड है। अगर आप कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 3 या 4 एटम मिलाते हैं और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। उसी तरह H2O यानी कि वाटर, इसमें भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिले हुए हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऊपर से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी मिले हुए हैं और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन पकड़ के लाए, ऑक्सीजन पकड़ के लाए, दोनों को मिला दिए, वाटर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद जाकर वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए H2O को भी हम लोग कंपाउंड कहेंगे। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, उसमें क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमें मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस टेबल में अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस को लिखकर बताया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में। पहले हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। एक एक्टिविटी आगे दिया गया है, उसको समझेंगे। मिक्सचर और कंपाउंड बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पर हम लोग सेम चीज़, सेम 2 एलिमेंट लेंगे और उससे मिक्सचर भी बनाएंगे और कंपाउंड भी बनाएंगे। हमें लेना है आयरन फाइलिंग्स और सल्फर। आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को मिलाकर हम लोग एक मिक्सचर भी बनाएंगे और आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को मिलाकर हम लोग कंपाउंड भी बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सेम चीज़ों को मिलाकर मिक्सचर और कंपाउंड दोनों चीज़ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है। ये स्कूल एक्टिविटी है, इसीलिए बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है और दोनों को अलग अलग तरह से आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को मिलाने के लिए बोला गया है। दोनों ग्रुप्स को 5-5 ग्राम आयरन फाइलिंग्स और 3-3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है। बच्चों का एक ग्रुप क्या करेगा कि केवल आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिला के छोड़ देगा। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली मिलाते हैं ना, उसी तरह मिला के एक चाइना डिश में रख देगा। और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, दोनों को तो मिलाएगा ही साथ उसको हीट भी करेगा। तब तक हीट करेगा जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता और उसके बाद उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आप ही सोच के बताइए, यहाँ पर जो हमें मिला और यहाँ पर जो हमें मिला, मिक्स करने के बाद क्या दोनों सेम होगा? नहीं, दोनों सेम नहीं होगा। यहाँ पर तो बस दोनों को मिला दिया गया, दोनों को अलग अलग सेपरेट भी किया जा सकता है आसानी से, लेकिन यहाँ पर जो हुआ ना, वो थोड़ा अलग हुआ। यहाँ पर दोनों को मिक्स करने के बाद हमने गर्म भी किया। गर्म करने के बाद ये भी पिघल गया, ये भी पिघल गया और दोनों आपस में मिल गया और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से ग्रुप 1 के बच्चों ने आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया और ग्रुप 2 के बच्चों ने उसी आयरन फाइलिंग और सल्फर को मिलाकर एक कंपाउंड बना दिया। देखिए, हम पहले बता देते हैं, अभी जो कुछ भी हम समझाने वाले हैं वो सब आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देके अंतिम तक वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरा भाषण आराम से थोड़ा सुनिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा और ऐसा समझिएगा कि ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। दोनों ग्रुप के बच्चों ने जो मिक्सचर और कंपाउंड बनाया है, उनके साथ हमें कुछ टेस्ट करना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप 1 ने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था मिक्सचर, अभी हमने देखा। और ग्रुप 2 ने क्या बनाया, ग्रुप 2 ने बनाया कंपाउंड। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ग्रुप 1 ने बस आयरन और सल्फर को मिला दिया था, तो वो अलग अलग ही बस एक दूसरे में मिला हुआ रहेगा। और ग्रुप 2 ने क्या किया था, आयरन और सल्फर को मिलाया था, लेकिन उसके बाद इसको हीट कर दिया था, जिससे कि दोनों केमिकली कंबाइंड हो गए और FeS एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले हमें इस मिक्सचर और इस कंपाउंड के पास मैग्नेट को लाना है। जब आप इसके पास मैग्नेट लाइएगा ना, तो यहाँ पर फेरस यानी कि आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैग्नेट को लाइएगा ना, तो इससे Fe आयरन जो है वो अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब दोनों केमिकली कंबाइंड हो चुके हैं। अब आयरन का जो गुण था ना, इसमें अब नहीं रहा, इसीलिए मैग्नेट इसमें से Fe को, आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब हमें दोनों के टेक्सचर और कलर को कंपेयर करना है। डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आयरन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, सल्फर का कलर होता है पेल येलो।
तो ये दोनों दोनों का मिक्स दिखेगा, दोनों कलर का मिक्स दिखेगा, क्योंकि हमने दोनों को बस मिक्स कर दिया था ग्रुप 1 वाले बच्चों ने। यहाँ पर दोनों केमिकली कंबाइंड हो गया तो एक नए कलर का फॉर्मेशन होगा। FeS यानी कि आयरन सल्फाइड जो होता है ना, वो ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखता है। अब हमें दोनों में, मिक्सचर में भी और कंपाउंड में भी कार्बन डाइसल्फाइड मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रहा हमारा मिक्सचर, इसमें हमने मिलाया कार्बन डाइसल्फाइड, और ये रहा हमारा कंपाउंड, इसमें हमने मिलाया कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर आप देखेंगे कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और फेरस यानी कि लोहा अलग रह जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर FeS और CH2 अलग अलग ही रह जाएगा, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे दोनों में हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया था, वैसे ही हमें अब दोनों में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। इसमें भी हम लोग H2SO4 मिलाएंगे और इसमें भी H2SO4 मिलाएंगे। इस मिक्सचर में जब आप H2SO4 मिलाइएगा तो अलग तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक अलग गैस यहाँ पर रिलीज होगा, और इसमें जब H2SO4 मिलाइएगा तो अलग तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक अलग तरह का गैस निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि ये सब जो इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं, खतरनाक देखने में लग रहा है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सब हम थोड़ा समझाने के लिए लिख दिए हैं, एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं लिखना है। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे और ये सब आपको आसान लगने लगेगा जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे। तो इस पूरे एक्टिविटी से हम लोग कई सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको अलग किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि मैग्नेट जैसे लाए ना हम लोग इसके पास, तो आयरन यहाँ से अलग हो गया, आयरन उससे चिपक गया, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड में उसको अलग नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड के कंपोनेंट्स अलग नहीं हो सकते हैं फिजिकल मेथड से, इनको एक और तरीके से अलग किया जा सकता है। अगर आप इसमें CH2 मिलाइएगा तो सल्फर उसमें घुल जाएगा और Fe अलग रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर CH2 जब मिलाया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अलग रह गया और ये अलग रह गया। और जब इस मिक्सचर में H2SO4 को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसका ना कोई कलर होता है ना ही कोई स्मेल होता है। लेकिन जब इसमें ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना था FeS आयरन सल्फाइड, इसमें जब H2SO4 को मिलाया गया ना तो हाइड्रोजन गैस नहीं बना, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना। इसका कलर नहीं होता है, लेकिन स्मेल कैसा होता है पता है? इसका स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे मिक्सचर और कंपाउंड में। इसी एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग इन सभी डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को एक दूसरे में जस्ट मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है और कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है ना, तब उसको मिक्सचर कहते हैं। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तब नए कंपाउंड का जन्म होता है, नया कंपाउंड बनता है। एक मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब अगर आप 5 ग्राम आयरन में 3 ग्राम सल्फर मिलाते हैं तब भी मिक्सचर बनेगा, और अगर आप 5 ग्राम आयरन में 5 ग्राम सल्फर मिला देते हैं तब भी मिक्सचर बनेगा। मतलब मिक्सचर को अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आप कितना को भी कितना में भी मिला दीजिए, आपका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी कंपाउंड बनता है तो नए सब्सटेंस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल के लिए FeS एक कंपाउंड अभी हम लोग बनाए थे। FeS जब भी बनेगा ना, इसका रेशियो फिक्स्ड होगा। Fe का एक एटम और S का एक एटम 1:1 ही रेशियो रहेगा हमेशा। उसी तरह H2O कंपाउंड जब भी बनेगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा, ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा। एक मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने फेरस और सल्फर को मिलाया था, उसका जो मिक्सचर बना था ना, उसमें हमें लोहा का प्रॉपर्टी भी दिख रहा था और सल्फर का प्रॉपर्टी भी दिख रहा था। सल्फर CH2 के साथ घुल जाता है और लोहा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, तो दोनों का प्रॉपर्टी दिख रहा था। लेकिन वहीं जब दोनों को मिलाकर कंपाउंड बना दिया गया तो उसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट था। उसका प्रॉपर्टी ना तो लोहे के जैसा रहा और ना ही उसका प्रॉपर्टी सल्फर के जैसा रहा। मिक्सचर के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलकर मिक्सचर बना होता है ना, उनको आसानी से फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड्स के केस में उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उनको हटाने के लिए या तो कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि Fe प्लस S में से हम लोग आसानी से Fe को और S को अलग कर पा रहे थे, लेकिन जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया और FeS बन गया
तो इसमें से Fe और S को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में ही, ये तो हटा ही दीजिए। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर 2 में। मिक्सचर के दोनों टाइप हमने पढ़ लिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसके भी सब टाइप्स थे वो भी हमने देख लिया। प्योर सब्सटेंसेस के भी दोनों टाइप्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।